हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारी वीडियो सीरीज वैल्यू इन्वेस्टिंग की लेटेस्ट पेशकश में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें हम फोकस करते हैं उन कंपनीज पर जो कि फाइनेंशियली मजबूत होते हुए भी रेगुलरली परफॉर्म करते रहने के बावजूद कई बार अंडर वैल्यूड होती हैं। ऐसी कंपनीज बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पेश करती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीवीआर की। ये कंपनी कौन है, कहां से आई है, क्या करती है, इसका वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है और उसके बारे में हमारे ओपिनियन क्या है। आइए इसे डिस्कस करते हैं। 30% मार्केट शेयर के साथ पीवीआर भारत की लीडिंग मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर चेन है। ये कंपनी न सिर्फ मार्केट लीडर है बल्कि अपने क्षेत्र की पायनियर भी कही जा सकती है, क्योंकि देश में पहला मल्टीप्लेक्स यही लेके आए थे। आइनॉक्स और कार्निवल इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। पूर्वी भारत जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह को छोड़ दें तो लगभग पूरे देश में इनका अच्छा नेटवर्क है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी ने पहली बार 100 मिलियन विजिट्स का लैंडमार्क पार किया था, यानी कि पूरे साल में इन्होंने कुल 10 करोड़ 17 लाख टिकट बेचे। पीवीआर दुनिया की 10 सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स में से एक है। इस कंपनी के अब तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। 1995 में दिल्ली के प्रिया सिनेमा और ऑस्ट्रेलिया की विलेज रोड शो ने मिलकर प्रिया विलेज रोड शो कंपनी की शुरुआत की थी। 1997 में इन्होंने अपना पहला मल्टीप्लेक्स अनुपम खोला दिल्ली में। यह शुरुआत थी देश में सिनेमा जगत में एक नए जमाने की, जिसने इंडस्ट्री के सारे नियम बदल डाले। 2002 में विलेज रोड शो कंपनी ने अपने सारे शेयर डिसइन्वेस्ट कर दिया और कंपनी का नाम बदलकर हो गया पीवीआर लिमिटेड। 2005 में कंपनी अपना पहला आईपीओ लेकर आई 200 से 240 रुपए के प्राइस बैंड में। 2016 में कंपनी ने श्रीलंका में 9 स्क्रीन के साथ इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत की। कंपनी वैसे तो कई कामों में इन्वॉल्व है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन, प्रोडक्शन आदि, लेकिन इनका ज्यादातर रेवेन्यू थिएटर ऑपरेशन से ही आता है। थिएटर ऑपरेशन में 52% जो रेवेन्यू आता है वो टिकट सेल से आता है, 28% फूड एंड बेवरेजेस से, 10% एडवर्टाइजमेंट से और बाकी 10% अदर एक्टिविटीज से। इस समय इनके पास 71 शहरों में कुल 845 एक्टिव स्क्रीन्स हैं, जिनकी कुल सीटिंग कैपेसिटी है 1,82,000। इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है। फुटफॉल, एवरेज ऑक्यूपेंसी, एवरेज टिकट प्राइस, एवरेज स्पेंड पर हेड, कोई भी पैरामीटर देखें, ये कंपनी है अपने क्षेत्र में मार्केट लीडर है। लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के पहले कंपनी काफी एग्रेसिव तरीके से अपना कामकाज बढ़ा रही थी। लॉकडाउन अनाउंसमेंट से पहले इन्होंने 80 स्क्रीनें साइन की थी, जिन्हें 2020-21 में ऑपरेशनल होना था। अगले साल में इनकी योजना 100 स्क्रीन और जोड़ने की थी, लेकिन अब क्या हालात हैं? इस समय जो स्थिति है उसके मुताबिक जो 80 स्क्रीन ऑलरेडी साइन हो चुके हैं उनमें काफी काम हो चुका है। बाकी फ्यूचर एक्सपेंशन इस समय अनिश्चित है, होल्ड पर है। ये वक्त के साथ उस पर डिसीजन होगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस महामारी में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। होटल, एयरलाइन, टूरिज्म सब पर इसकी मार पड़ी है। न सिर्फ वर्तमान खराब है, भविष्य भी अनिश्चित है। इस ब्लडबाथ में छोटे प्लेयर्स पर अस्तित्व का संकट तो है ही, बड़े प्लेयर सर्वाइव कर भी जाएंगे तो भी काफी नुकसान उठाने के बाद ही यह संभव हो पाएगा। कंपनी ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। सैलरीज घटाई गई हैं, कर्मचारी निकाले गए हैं, मेंटेनेंस चार्जेस रीनेगोशिएट हुए हैं। कंपनी 300 करोड़ का राइट्स इशू भी लाई, जिससे कि लिक्विडिटी बेहतर की जा सके। क्या ये कदम काफी साबित होंगे? वक्त बताएगा। आइए करते हैं इस कंपनी की एक स्वॉट एनालिसिस। कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, इनके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इन्हें किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले स्ट्रेंथ। कंपनी की पहली स्ट्रेंथ है अनुभवी प्रमोटर्स। अजय और संजीव बिजली भारत में मल्टीप्लेक्स रिवॉल्यूशन लेकर आए थे और तब से इस इंडस्ट्री में डीपली इन्वॉल्व हैं। इनसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को शायद कोई नहीं समझता है। कंपनी की दूसरी स्ट्रेंथ है इनका ब्रांड। मार्केट लीडर होने के नाते इन्हें हर जगह नेगोशिएट करने में मदद मिलती है। इनकी तीसरी स्ट्रेंथ है इनका साइज। 30% मार्केट शेयर इन्हें स्केल ऑफ इकोनॉमी देता है, जो एडवांटेज इनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होता है। आइए एक नजर डालते हैं इनकी कमजोरियों पर। हमारी नजर में इनकी पहली वीकनेस है लो प्रमोटर होल्डिंग 18.8%। बाकी बातों के अलावा स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग आम निवेशक में एक विश्वास का संचार करती है, जैसे कि आइनॉक्स जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 51% है। कंपनी की दूसरी वीकनेस है कमजोर बैलेंस शीट। इनका डेट इक्विटी रेशियो मार्च 2020 में था 1:0.87। करंट एसेट थे 393 करोड़, जबकि करंट लायबिलिटीज थी 1053 करोड़। लॉकडाउन के बाद है, जाहिर है इन्हें और खराब ही होना था। इनकी तीसरी वीकनेस है इनका एसेट बेस की क्वालिटी। इनका सारा एसेट बेस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह है, जो कि इन्होंने दूसरों की प्रॉपर्टीज में इंस्टॉल कर रखे हैं।
ऐसा इसलिए था क्योंकि यही बिजनेस मॉडल था। अभी तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, पर इससे इनकी पोस्ट कोविड रीनेगोशिएशन कैपेसिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। अब आते हैं इनके सामने मौजूद अपॉर्चुनिटीज पर। इनके सामने एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि थिएटर ऑपरेटर्स से ये अपने टर्म्स रीनेगोशिएट कर सकते हैं। संकट के समय लोग ज्यादा रीजनेबली बर्ताव करते हैं। अगर ये इसमें सफल रहे तो कोरोना तो 1-2 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन इस समय के साइन किए एग्रीमेंट्स लंबे समय तक इनके काम आएंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कंटेंट की ज्यादा बेहतर नेगोशिएशन। कंटेंट यानी कि वो फिल्में जो हम थिएटर्स में देखते हैं। इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है, अपनी मजबूत पोजीशन का इन्हें फायदा मिल सकता है बेहतर नेगोशिएशन में। तीसरी अपॉर्चुनिटी इनके सामने मार्केट डोमिनेट करने की। पोस्ट कोविड इंडस्ट्री में शेकआउट होना ही है। कमजोर प्लेयर शटर डाउन करेंगे, जो सर्वाइव कर जाएंगे वो और बड़े बनेंगे। अब आते हैं थ्रेट्स पर। पहली थ्रेट है लोगों का डर। महामारी की वजह से लोग घर से निकलना ही नहीं चाहते जब तक कि कोई मजबूरी ना हो। एक भय का माहौल है। कब तक वैक्सीन आएगी, कब तक बटेगी, कितनी इफेक्टिव होगी, कोई नहीं जानता। दूसरी दिक्कत है कोविड रेस्ट्रिक्शंस। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ थिएटर्स खुल तो गए हैं, पर ये कब तक पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे हम नहीं जानते। तीसरी दिक्कत है एक्यूमुलेटेड लॉसेज। इस साल जो नुकसान हुए हैं और लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनके मीडियम टू लॉन्ग टर्म असरात होने ही हैं। आइए एक नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। 2017-18 में कंपनी का टर्नओवर 2334 करोड़ था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 3414 हो गया। एबिडा 401 से 1076 और नेट प्रॉफिट 125 का 27 ही रह गया। 2019-20 के आखिरी क्वार्टर में कोरोना का इंपैक्ट हमें इसमें दिखाई देने लगता है। इसी दरमियान जब हम इनके कैश फ्लो, आरओसी, डेटर डेज वगैरह पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि कंपनी इस समय ठीक चल रही थी। आइए देखते हैं कि साल के पहले क्वार्टर में क्या हुआ। सब कुछ बंद होने की वजह से सेल्स में तो कुछ होना नहीं था, लेकिन कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के कई मेजर्स लिए। एबिडा लॉस 116 करोड़ और नेट लॉस 225 करोड़ हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी समय इनका प्री टैक्स लॉस 342 करोड़ का था। अब आते हैं प्रोजेक्शंस पर। क्योंकि लॉकडाउन उड़ चुका है, 50% अटेंडेंस कैप के साथ थिएटर्स ऑपरेट कर सकते हैं। लेट अस सी कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। हमारे हिसाब से क्वार्टर 3 में ये 15% की अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे रेवेन्यू तो आएगा, कॉस्टिंग भी जो इन्होंने लॉकडाउन के समय फ्रीज कर रखी थी वापस नॉर्मल हो जाएगी। थिएटर के किराए, मेंटेनेंस, प्रमोशन सब शुरू हो जाएगा। हम मान के चलते हैं कि ये फिर भी 15 से 20% कॉस्टिंग घटा पाएंगे। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन में बढ़ोतरी ही होनी है। इस तरह से अगले 3 क्वार्टर में 300 से 400 करोड़ का लॉस इन्हें हर क्वार्टर में होना चाहिए। FY 2021 में ये 1300 करोड़ के आसपास का नेट लॉस बुक कर सकते हैं। पहले 2 क्वार्टर्स में तो लॉकडाउन था, सो सेल्स, एवरेज ऑक्यूपेंसी, फाइनेंशियल रेशियो सब पर बुरा असर पड़ा है। यहां एक चीज बतानी जरूरी है कि ये प्रोजेक्शंस मेरे अपने हैं। पूरी मेहनत की गई है इन्हें कई एंगल से देखने की। आपको भी नंबर से ज्यादा इनहेरेंट लॉजिक पर ध्यान दे अपनी एनालिसिस खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये प्रोजेक्शंस देना आसान नहीं था। अगर ये ठीक साबित नहीं हुए तो बैकलैश आना ही है। लेकिन मुझे एक प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी लगी कि हर बार दूसरी कंपनियों के प्रोजेक्शंस देते रहने के बाद इस बार मैं पीछे हटूं। फिर भी मुझे खुशी होगी अगर वक्त ने गलत साबित करे और कंपनी आउट परफॉर्म करे। आज 14 अक्टूबर को इनके एक शेयर की कीमत 1245 रुपए की है। ये पिछले 8 महीनों में यानी कि दुनिया में कोरोना शुरू होने के साथ 2000 रुपए से काफी करेक्शन ले चुका है। फेस वैल्यू 10 रुपए, बुक वैल्यू 250 रुपए, EPS 5 रुपए और डेट इक्विटी रेशियो 0.87 का है। लेकिन इन फिगर्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। ये दौर कंपनी के पुनर्जन्म की तरह होने वाला है। कंपनी को पोस्ट कोविड वर्ल्ड के साथ एडजस्ट करने के लिए अपने आप को री इन्वेंट करना होगा। पुराने फॉर्मूला और बिजनेस मॉडल जैसे कि कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर नेगोशिएशन टर्म्स सब कुछ बदलेगा। या तो कंपनी इन सब में पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी या इतिहास बन जाएगी, वक्त बताएगा। इस समय इनके एक शेयर की कीमत है 1245 रुपए। हिस्टोरिकली इनका बेस EPS 37 रुपए 81 पैसे था मार्च 2019 में। अगर हम इसे भी एक बेंचमार्क के तौर पर ले लें तो डिस्काउंटिंग होती है 33 टाइम्स। बुक वैल्यू है 250 रुपए। मार्च 2020 में उनकी कुल नेटवर्थ थी 1480 करोड़ रुपए। इसमें 300 करोड़ की वृद्धि हुई है राइट्स इश्यू से। इस साल में जो नुकसान होने वाला है वो इनकी नेटवर्थ के मेजर पार्ट को खत्म कर देगा।
क्या इस अनिश्चित वर्तमान और अनिश्चित भविष्य में हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये हमें अपने आप से ही पूछना होगा। वीडियो का उद्देश्य एक एनालिसिस है, नतीजा निकालना तो आपका काम है। दोस्तों, ये प्रयास था एक कंपनी को उसकी वर्किंग, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन को समझने का। पूरी कोशिश की गई कि इसमें ज्यादा टेक्निकल नंबो जंबो की जगह आसान भाषा में एक इन्फॉर्म डिस्कशन किया जा सके। इस एनालिसिस का उपयोग कीजिए अपनी रिसर्च में। इन्वेस्टमेंट संबंधी डिसीजन आपके अपने हैं। हम अपने प्रयास में कितने सफल रहे, प्लीज अपने विचार शेयर कीजिए, जिससे कि इन्हें और बेहतर किया जा सके। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और वीडियो हम बनाते रहें, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।